लगाओ भाई हेडिंग। विद्युत, करंट या इलेक्ट्रिसिटी, आप जिस नाम से पढ़ते हो इसको, क्या होता है करंट या इलेक्ट्रिसिटी, इधर समझो। विद्युत हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। तो सर ये तो पता पड़े पहले कि आवेश होता क्या है। तो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, आवेश को कहते हैं चार्ज। चार्ज को लिखा जाता है क्यू से। तो हम लोग कहते हैं आवेश, धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार का होता है। धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। ऋणावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की या तो कमी है या अधिकता है, उसी से तो आवेश उत्पन्न हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ही आवेश कहा जाता है। तो आवेश क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की या तो कमी या अधिकता। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो यह कौन सा आवेश है? इसको धनावेश कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन की कहीं अधिकता होती है तो ऋणावेश कहा जाता है। इसलिए आवेश दो ही प्रकार का है, या तो धनावेश है या ऋणावेश है। आवेश का मात्रक पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा यूनिट कूलाम। ठीक है, अन्य मात्रक, कूलाम को सी से लिखते हैं। अन्य मात्रक ध्यान रखना फेराडे, ये आता है पेपर में, कैपिटल एफ। तो एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये काम की बात है जो याद रखनी है। ठीक है, आवेश निकालने का सूत्र ये होता है Q बराबर NE। अब अगर कभी न्यूमेरिकल पूछता है तो वो इस पे पूछ लेता है। कैसे? कि यदि Q का मतलब उत्पन्न आवेश, N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं या ग्रहण किए जा रहे हैं, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1.6 माइनस में इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, जैसे वो बोले कि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर आवेश का मान होगा, आवेश का परिमाण होगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो एन का मतलब कितना हो गया? 4। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर दोगे तो आपको क्यू का मान मिल जाएगा, कि उत्पन्न आवेश का परिमाण कितना है, कितना आवेश उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर अगली बात, आवेश समझ आ गया तो अब आपको समझ आ जाएगी धारा। धारा को लिखते हैं आई से। धारा होता है आवेश या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर। मतलब अगर ये तार है और इसमें कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर तार में इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की गति को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारा। तो धारा आई का सूत्र क्या होगा? आवेश के प्रवाह की दर, आवेश मतलब क्यू, आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब बताओ, बताया था समय, डिवाइड बाय समय। तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक कूलाम, समय का सेकंड, तो कूलाम अपॉन सेकंड। कूलाम अपॉन सेकंड कोई साइंटिस्ट क्या बोलता है? एम्पियर। तो धारा की यूनिट होती है या तो एम्पियर या फिर क्या बोलोगे? कूलाम अपॉन सेकंड। कूलाम अपॉन सेकंड को ही साइंटिस्ट ने अपने नाम पर क्या कहा? एम्पियर का। इतनी बात तो बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको जनरली पता होती है। अब थोड़ी सी बात और करें इसमें, कि जैसे ये कोई परिपथ है, ये होता है आर। आर को लिखा जाता है किससे? प्रतिरोध से। ये जोड़ी हुई आपने क्या, सेल या बैटरी? सेल है। इसका बड़ा टर्मिनल होता है प्लस, छोटा टर्मिनल होता है माइनस। ठीक है, आपको मैंने बताया था दुनिया में सारी चीजें खुद से हाई से लो की ओर जाती है, लो से हाई की ओर जाती है, हाई से लो, उच्च से निम्न की ओर जाती है। ठीक है, तो आप एक लाइन रटते थे बचपन में कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत धारा की दिशा होती है। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको यहां से पल्ले पड़ेगा, कि ये छोटा टर्मिनल माइनस लिखा है, माइनस इस पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वहां क्या होता है? माइनस। तो इलेक्ट्रॉन अपनी अधिकता से कहाँ जाएंगे? कमी की ओर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करेंगे, माइनस से किधर की ओर? प्लस की ओर। ये कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, तो धारा कैसे जाएगी? इसके विपरीत दिशा में जाएगी। तो धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है।
ठीक है, दूसरी बात, धारा प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर जा रही है तो प्लस को बोलते हैं उच्च विभव हाई पोटेंशियल, माइनस को बोलते हैं लो पोटेंशियल निम्न विभव। तो धारा किधर से किधर जाती है? धारा जाती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। विभव क्या है आगे आएगा, विभव को बोलते हैं पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। अब अगर हम लोग बात करें तो सर हमने बचपन में अगर पढ़ा है तो ये पढ़ा है कि जो धारा होती है वो दो तरीके की पड़ी है, एक तो एसी और एक डीसी। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग को बोलते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। कौन सी धारा? दिष्ट धारा। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो इस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है। इस तरह से चलने का मतलब क्या है? इस तरह से चलने का मतलब ये है कि जैसे ये एक इसका चक्र है, तो एक चक्र में देखो, आधे चक्र में तो ये प्लस दिशा में, आधे चक्र में माइनस दिशा में। एक चक्र पूरा हो गया, फिर जैसे अगला चक्र स्टार्ट हुआ तो वापस आधे चक्र में प्लस, फिर वापस आधे चक्र में माइनस। तो क्या प्रत्येक आधे चक्र के बाद ये अपनी दिशा बदल रही है? ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट का मतलब हिंदी में होता है एकांतर। जैसे एक का अल्टरनेट तीन, तीन का अल्टरनेट पांच। अल्टरनेट का मतलब होता है एकांतर, एक छोड़ के एक, एक का अंतर। ठीक है, जैसे इस लड़की के अल्टरनेट में ये है, इसके अल्टरनेट में ये है। ठीक है, एक छोड़ के एक। मंडे के अल्टरनेट में ट्यूसडे छोड़ दो वेनसडे। ठीक है, समझ में आ गई? सोमवार मंगलवार छोड़ दो बुधवार। सोमवार और बुधवार एक दूसरे के अल्टरनेट में आते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट में चल रहा है ना, ये प्लस एक छोड़ के प्लस, तो ये अल्टरनेट में चलती है, इसलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो ये स्टेटमेंट आता है कि एसी में कितने टाइम में या कितने चक्र के बाद दिशा बदलती है? एक चक्र के बाद या आधे चक्र के बाद? आधे चक्र के बाद। ये आया हुआ क्वेश्चन है पेपर्स में। तो इसमें प्रत्येक आधे चक्र के बाद, प्रत्येक आधे चक्र में धारा की दिशा क्या हो जाती है? दिशा को बोलते हैं ध्रुवता, पोलैरिटी। एक प्लस एक माइनस है, तो दिशा या ध्रुवता क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्लियर है? एसी में क्या होता है? प्रत्येक आधे चक्र में धारा की दिशा या ध्रुवता बदल जाती है। फिर अगली बात, घरों में एसी आती है डीसी आती है? बिल्कुल। कितने वोल्ट की? 220 वोल्ट की एसी आती है। पूछा गया क्वेश्चन है, हमारे घरों में ये जो करंट आ रही है ये कितने वोल्टेज की आ रही है? 220 वोल्टेज की आ रही है। और कितने आवृत्ति की आती है? 50 HZ, 50 हर्ट्ज आवृत्ति की आती है। तो घरों में जो ये फ्रीक्वेंसी आ रही है इसकी, तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी की आ रही है? 50 हर्ट्ज की। ठीक है, इस 50 हर्ट्ज का मतलब समझते हो? 50 50 एक साइकिल में 100 बार। मतलब ये जो बल्ब जला हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये 100 बार जलता है बंद होता है, जलता है बंद होता है। लेकिन ये इतनी तेज हो रहा है कि हमारी आंख पकड़ नहीं पा रही इसको। ये कंटिन्यूसली जल नहीं रहा, जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है, जल रहा है बंद हो रहा है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने बताया था रिपीटेशन, याद है? कि ये इतनी तेज हो रही है, जलना बंद होना, जलना बंद होना, जलना बंद होना, कि आप इसको पकड़ नहीं पा रहे। इतनी तेज फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा जब आप मोबाइल के कैमरे से देखते हो, तो देखना हल्का हल्का झिलमिल करता हुआ नजर आता है वो। तो मोबाइल का कैमरा फिर भी कुछ हद तक इस चीज को पकड़ के आपको दिखा देता है। तो ये है, तो आता है सीधा घरों में कि घरों में कितने वोल्टेज की एसी है? 220। कितने आवृत्ति की? 50 हर्ट्ज की आती है। ठीक है, ऐसे डीसी में क्या होता है? डीसी चलती है एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चल रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये एक ही दिशा में चलती है। किसमें चलती है? एक ही दिशा में। एक ही दिशा में चलती है तो ये बदलती नहीं है। तो आवृत्ति बता दो, पूछा गया क्वेश्चन है पुलिस के पेपर में। डीसी की आवृत्ति होती है 0 होती है। ये बनते हैं क्वेश्चन आपको, इनको याद रखना हर हाल में। ठीक है, और यह सेल व बैटरी से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त करते हैं? ये सेल व बैटरी से प्राप्त करते हैं। इतनी बात आपको एसी डीसी में याद करनी है और कुछ नहीं रटना। ठीक है, तो देखो जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल को जब आप
मेन प्लग में जोड़ते हो सप्लाई में, ऑन रहता है, ठीक है। अब जैसे ही उसको सप्लाई से हटाते वो तो बंद हो जाता, क्योंकि उसको धारा मिलनी क्या हो गई, बंद। तो मोबाइल हमारे लिए डब्बा हो गया। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करा, उसमें क्या लगाई, बैटरी। हम चाहते हैं उसको 24 घंटे सप्लाई मिले। अब 24 घंटे तो हम दीवार में चार्जर से उसको जोड़ नहीं सकते थे, जैसे ही हटाते बंद हो जाता। तो इसलिए हमने क्या कहा, बैटरी डालो, क्योंकि बैटरी क्या है, सेल और बैटरी क्या देगी, और डीसी को स्टोर किया जा सकता है। डीसी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये वापस उस बैटरी से आपको क्या देकर, धारा देकर के मोबाइल को चालू कर देती है। अब सोचो अगर बैटरी नहीं होती, ठीक है, जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे लैपटॉप से समझ में आ जाएगा आपको ये, कि जैसे किसी के पास लैपटॉप है और उसकी बैटरी बहुत पुरानी हो गई, तो उसको कंटिन्यूअसली कनेक्ट ही रखना पड़ता है। ये देखा है, मोबाइल में तो आपको इतने अच्छे से ये बात समझ नहीं आएगी, लैपटॉप में समझ में आएगी, कि अगर आपने प्लग लगा रखा है चार्जिंग का, जब तक चार्ज हो रहा है तब तक आपका लैपटॉप ऑन है। अगर उसमें बैटरी नहीं है या खराब है, तो जैसे आपने स्विच बंद किया, लैपटॉप बंद हो जाएगा। अब ये दिक्कत है इसकी, कि भैया बैटरी होनी जरूरी है, क्योंकि बैटरी क्या करती है, एनर्जी को, ऊर्जा को स्टोर कर सकती है। पर बैटरी तो खराब है, स्टोर कर ही नहीं पा रही। तो जब तक वो सप्लाई मिल रहा था तब तक तो लैपटॉप चल रहा था, जैसी सप्लाई से उसको हटाया लैपटॉप बंद हो गया। ये दिक्कत आ गई एसी के साथ, क्योंकि एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो भैया फिर हमने क्या कहा, भैया स्टोर किसको करें, तो डीसी बनाओ। तो डीसी को स्टोर किया जा सकता है। घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, नीचे छोटी सी इतनी बड़ी बैटरी है, छोटी सी क्या इतनी बड़ी बैटरी है उसमें। जैसे लाइट बंद होती है, जब तक लाइट चलती है तब तक तो वो बैटरी चार्ज होती है, स्टोर कर ली उसने डीसी। अब जैसे ही वहां से मेन पावर कट होगा, लाइट बंद होती, वो डीसी बैटरी अपना काम करने लगेगी। याद आ गया। इसलिए इन्वर्टर में भी क्या मजबूरी है, बैटरी, क्योंकि बैटरी ही उसको क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है डीसी के रूप में। क्लियर है। गुड आफ्टरनून। लास्ट आप लोगों ने क्या पढ़ा था, धारा के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे, आवेश का मात्रक किसके समान है या किसके बराबर है। ऑप्शन दिया है, कूलाम के, एम्पियर के, एम्पियर इंटू सेकंड के, एम्पियर बटे सेकंड के। किसके होगा। अच्छा कूलाम दे दिया क्या मैंने, ये एक सेकंड और एक ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर के। तो इधर देखो बोर्ड पे, आवेश का फॉर्मूला तो निकाले पहले अपन यहां से। आई बराबर क्या होता था, क्यू बाई टी होता था क्या। और आपको बताया था मैंने, किसी का मात्रक निकालना है तो पहले उसका नाम, और नाम से क्या निकालो, फॉर्मूला निकालो। तो नाम दे दिया उसने आवेश, आवेश का फॉर्मूला यहां से क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी होगा, ठीक है। और फिर नाम से फॉर्मूला निकालने के बाद फॉर्मूले में क्या रखते हैं, यूनिट। याद है ना सारी बात। तो क्यू की यूनिट क्या होती थी, कुलाम। क्यू आवेश ही तो है, और आवेश का मात्रक होता है कुलाम। ये किसके बराबर, आई इंटू टी के। आई धारा का मात्रक, एम्पियर, इंटू समय का मात्रक, तो कुलाम किसके बराबर होता है, एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर होता है। ये आया हुआ है बहुत बार एग्जाम्स में, ठीक। और देखो बोर्ड पे अगला क्वेश्चन, 5 माइक्रो कुलाम, 5 माइक्रो कुलाम को यू लिखते हैं, आवेश को 10 सेकंड तक
प्रवाहित करने पर उत्पन्न धारा का मान होगा। क्या होगा? धारा का फॉर्मूला क्या है? आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू बाई टी, क्यू यानी क्या होता है? आवेश दे दिया क्या उसने? 5 माइक्रोकुलाम दिया। 5 माइक्रोकुलाम अपॉन समय क्या होता है? सेकेंड। कितने सेकेंड? 10 सेकेंड। तो धारा का मात्रक माइक्रोकुलाम इंटू सेकंड थोड़ी होता था, कुलाम अपॉन सेकंड होता था। तो कुलाम अपॉन सेकंड मतलब माइक्रो की वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको। और बता रखा है 1 माइक्रोकुलाम। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। तो 1 माइक्रोकुलाम बराबर कितने गुलाम? 10⁻⁻6 गुलाम होते हैं। तो माइक्रो की वैल्यू रखो, क्या बन जाएगी? 5 इंटू माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 गुलाम, -6। अच्छा ही तो बोल रहा हूं, 6 गुलाम 10 सेकंड। अब आपको ये पता है गुलाम अपॉन सेकंड को तो क्या कहते हैं? एम्पियर ही तो कहते हैं। और ये कितना हो गया? 10⁻+1 है, +1 ऊपर गया तो -1, 10⁻⁻6 और -1 -7। तो 5 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर धारा हो गई। इस तरह से कभी अगर न्यूमेरिकल पूछे तो आप कर सकते हो। वैसे चांस नहीं है क्योंकि 1-2 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं पूछता आपको, पर अगर पूछता है तो ये बनते हैं। अधीनस्थ बोर्ड अगर पूछता है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो। सूक्ष्मतम, धीरे धीरे बोल। जो सूक्ष्मतम अविभाज्य कण किसे कहते हैं? यो अधिभाज्य। अधिभाज्य क्या होता है? सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु को कहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत है? परमाणु अणु चैप्टर के बारे में है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण होता है। हटाए, अधिभाज्य नहीं होगा, अविभाज्य होगा वो। चलो अगली बात करते हैं हम लोग प्रतिरोध के बारे में कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस क्या होता है। लगा वेडिंग, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस। वो गलत छपा हुआ होगा। अधिभाज्य तो वर्ड ही नहीं है कुछ, अविभाज्य होगा वो। कोई ना, आज से परमाणु मान रखा है क्या? अविभाज्य होगा वो। हेडिंग लगाओ, प्रतिरोध रेजिस्टेंस कहते हैं, आर से लिखते हैं इसको। प्रतिरोध क्या है समझो। जैसे हम लोग कहते हैं ये तार है, तार में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की गति को क्या हम लोग आवेश की गति बोल सकते हैं? क्योंकि आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो आवेश गति कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन या आवेश की गति को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। ठीक है, तो धारा बह रही है। अब धारा बह रही है तो इसके मार्ग में कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी जो इस इलेक्ट्रॉन को गति करने को, प्रवाहित होने को क्या करेगा? विरोध करेगा। तो ये जो बाधा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर रही, उसी बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध होता है धारा, या यू कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, या यू कहते हैं आवेश के प्रवाह में क्या उत्पन्न बाधा। जो भी बाधा मिलेगी वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। तो प्रतिरोध धारा, इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा है। मात्रक देखें इसका, प्रतिरोध का मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ओम को OHM लिखा जाता है एक्चुअली, और सिंबल ये है। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम।
ठीक है। फिर अगली बात, हमने बोला कि प्रतिरोध जो है वो धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि बाधा जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना कम होगा। अरे बाधा जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा। बाधा प्रतिरोध एक ही चीज है। धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा ही क्या है? प्रतिरोध है। तो बाधा जितनी ज्यादा मतलब प्रतिरोध जितना ज्यादा, धारा उतनी कम बहेगी। तो कॉमन सी बात है ये, तो हम यही तो समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, अब इसमें बाधा ज्यादा मिलेगी, बाधा ज्यादा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन गति कम कर पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गति कम कर पाएगा मतलब धारा का मान क्या हो गया? कम। तो धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा बाधा उतनी ज्यादा मिलेगी। बाधा ज्यादा मिलेगी तो धारा अपने आप क्या हो जाएगी। तो ये कोई नई बात थोड़ी है, सिंपल सी बात है। धारा और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। फिर हम लोग बात करते हैं प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध निर्भर किस किस पे करता है? प्रतिरोध की निर्भरता, पहला तार की लंबाई पर, कि जिस तार में उसको बहा रहे हैं उसकी लंबाई पे, उसको लिख रहे हैं एल। अब आप ऐसे दिमाग लगाओ, एक तो पतला वायर है, मतलब एक छोटा वायर है, एक लंबा वायर है। इसकी लंबाई कम है, इसकी लंबाई ज्यादा है। दोनों में से कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तभी तो धारा बहेगी। दोनों में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा बाधा मिलने की संभावना कहां? छोटे वायर में या लंबे वायर में? लंबे वायर में। सिंपल सी बात है। आप इसको तार समझो ही मत, आप इसको सड़क समझो कि कोई व्यक्ति जा रहा है, छोटी सड़क है, लंबी सड़क है। जहां सड़क लंबी होगी वहां बाधा मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। छोटी सड़क होगी तो जल्दी पहुंच जाएगा, बाधा कम मिलेगी। तो लंबाई कम है तो इसको प्रतिरोध भी कम मिलेगा, लंबाई ज्यादा है प्रतिरोध भी ज्यादा मिलेगा। तो कैसा संबंध है? समानुपाती का। अरे व्युत्क्रमानुपाती का है, ये कम है तो ये भी कम है, ये ज्यादा है तो ये ज्यादा है, समानुपाती संबंध है। तो कैसे, तार की लंबाई पे कैसे निर्भर करता है? 8 समानुपाती एल। अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। वो बोलेगा लंबाई को 2 गुना कर दिया, बताओ प्रतिरोध कितने गुना? 2 गुना हो जाएगा। लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती निर्भर करता है। दूसरा, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को लिखते हैं ए से, इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। तो इधर देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, कि जैसे लंबाई इस बार सेम ली, ये लंबाई है, इस बार क्या चेंज कर दी? मोटाई। यहां एरिया ज्यादा है इसका, यहां एरिया क्या है? लंबाई अब सेम ले रखी है हमने। अब दोनों में इलेक्ट्रॉन गति करना चाह रहा है। अब बताओ इसको बाधा कहां मिलेगी? कहां ज्यादा मिलेगी? नीचे वाले में। कारण वही मैंने बोला, आप इसको छोड़ो, आप ऐसे मत समझो ये तार है, आप ये समझो ये पाइप है और इसमें इलेक्ट्रॉन को घुसेड़ना है, मतलब किसी व्यक्ति को जाना है। तो वो किस में इजिली जा पाएगा? जिसमें मोटाई ज्यादा है, आराम से जाएगा। ये है तो छोटा सिकुड़ के जाएगा तो बाधा ज्यादा मिलेगी। तो एरिया ज्यादा तो इसको प्रतिरोध कम मिलेगा, और एरिया कम तो इसको प्रतिरोध ज्यादा मिलेगा। तो कैसे संबंधित है ये? समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बहुत बार क्या लिख देते हैं? मोटाई। तो कैसे निर्भर कर रही है? व्युत्क्रमानुपाती निर्भर कर रही है। ये बात समझ में आई क्या? ये समीकरण नंबर 2 हो गई। और देखो किस पे निर्भर करती है? और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि किस पदार्थ के अंदर अपन धारा बहा रहे हैं। जैसे आपके पास समान लंबाई और समान मोटाई के 2 वायर हैं, एक प्लास्टिक का वायर है, एक कॉपर का वायर है। किसमें धारा आसानी से बहेगी? कॉपर में। किसमें धारा आसानी से नहीं बहेगी? प्लास्टिक में। प्लास्टिक में धारा क्यों नहीं बहेगी? क्योंकि प्लास्टिक तो अचालक है, वो धारा का प्रवाह करता ही नहीं है। प्लास्टिक, रबर, पेंसिल, प्लास्टिक, रबर, कांच, ये धारा का प्रवाह क्यों नहीं करते? क्योंकि ये धारा के अचालक, बेड कंडक्टर या अचालक इंसुलेटर है। क्यों? क्योंकि इनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। तो अगर अचालक है तो उनका यूज हम करते ही नहीं है, हम चालकों का यूज करते हैं, कंडक्टर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि चालकों का प्रतिरोध कम है, इसलिए धारा उसमें आसानी से बहती है। अचालकों का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसमें धारा आसानी से नहीं बहती। तो अभी तो हमने कॉपर के वायर बनाए हैं, क्योंकि कॉपर धातु है और धातु में धारा की चालक होती है। तो पदार्थ की प्रकृति पे भी तो निर्भर कर रहा है प्रतिरोध,
कि अचालक पदार्थ है तो उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा और चालक पदार्थ है तो उसका प्रतिरोध बहुत कम होगा। तो पदार्थ की प्रकृति पे भी निर्भर करता है प्रतिरोध, और एक और निर्भर करता है किसके ऊपर? ताप पर। तो अगर इन सबको मिला रहे हो आप, तो देखो आपके पास समीकरण क्या बन जाता है? समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 को मिलाएंगे तो देखो आर समानुपाती, एक तो किसके आ रहा है? लंबाई के, और ए के क्या आ रहा है? व्युत्क्रमानुपाती। यही तो आएगा। इन दोनों को देखेंगे तो आर एल के समानुपाती, आर ए के व्युत्क्रमानुपाती। तो एक साथ लिख दिया कि लंबाई के समानुपाती, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे, ए बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घटेगा। समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आता है रो। तो आप ये मत रटना, आप डायरेक्ट जिसको रटना हो, जिसके साइंस नहीं हो, वो ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि फिजिक्स का मेस का रूल है, समानुपाती हटता है और बराबर लगाते हैं तो एक नियतांक लगाना पड़ता है। तो आपको इतना याद नहीं रहे तो आप याद रखना ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखो कौन सी चीज क्या है? ये क्या है? प्रतिरोध है। ये क्या है? तार की लंबाई है। ये क्या है? तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको मोटाई भी कह रहे हो क्या? अब समझने वाली बात यह है, ये जो लिखी है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और रो का मतलब होता है, ये होता है प्रतिरोध, तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध है ये? विशिष्ट प्रतिरोध। इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फिर वापस देखो, या ये प्रतिरोध है तो इसका एक और नाम प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता, रजिस्टिविटी। इसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सुनो, आर प्रतिरोध है तो रो विशिष्ट प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है तो रो प्रतिरोधकता है। मतलब प्रतिरोध तो ये है और इसका नाम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। और क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक है। बच्चा इसको प्रतिरोध ही समझ जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या था? ओम। इसका मात्रक भी ओम लगा देता है, इसका मात्रक ओम नहीं है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग चीजें हैं। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग चीजें हैं। प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध एक ही चीज है। समझ में आ गया? रो को ही कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, रो को ही कहा जाता है प्रतिरोधकता। और वो क्वेश्चन ये पूछता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? रो या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक। तो तरीका क्या बताया? किसी का मात्रक निकालना है तो पहले सूत्र बनाओ उसका। तो पहले रो का सूत्र बनाना पड़ेगा। यहां से आर बराबर क्या था? रो एल बाई, तो रो का सूत्र बनाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस करो, आर इंटू ए अपॉन एल। ये करना आता है कि नहीं आता? आर ए अपॉन एल, ये सभी को आता है ना कैसे है? अब फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूले में क्या रखेंगे? मान रखेंगे। आर क्या था? प्रतिरोध था। प्रतिरोध का मात्रक बोलो ओम। एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर। लंबाई मीटर, मीटर से मीटर घटा, क्या आया? ओम इंटू मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। या अगर लंबाई सेंटीमीटर में ले रखी होती तो ओम इंटू सेंटीमीटर। डिपेंड करता है लंबाई किस में ली है, मीटर में ली या सेंटीमीटर ली है। ये आया 50 बार एग्जाम में। आ गया समझ में? तो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम, और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम इंटू मीटर। प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू। इसको छाप लेना। वैसे समझा दिया कैसे आता है, पर ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फिर इधर देखो बोर्ड पे, आर की निर्भरता। आर की निर्भरता बताई अभी जस्ट मैंने, किस पे बताई? तार की लंबाई पर, तार के ए पर, ए पर मतलब मोटाई पर, और प्रकृति पर। किसकी प्रकृति? पदार्थ की प्रकृति पर। एक तो ये क्वेश्चन आता है
प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किस पे करता है इनमें से? और सेम क्वेश्चन किसके लिए पूछता है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो। ये क्या है? आर मतलब प्रतिरोध, रो मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। दो चीजों पे करती है, एक तो पदार्थ की प्रकृति और दूसरा ताप पर। ये क्वेश्चन 50 बार पूछते हैं एग्जाम में, कौन किस किस पे निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध तो चारों पे निर्भर करता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर और ए पर निर्भर नहीं करता, वो इन दो पे निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि इधर देखो बोर्ड पे रो बराबर क्या था? आर ए अपॉन एल, यही था क्या? तो इधर देखो बोर्ड पे, अगर मैंने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया, और लंबाई भी क्या ली? 1 सेंटीमीटर ली, तो ऐसा कोई तार जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लंबाई भी क्या हो? 1 सेंटीमीटर हो, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वही उसका, जो उसका प्रतिरोध होता है वही उसका क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अब देखो, विशिष्ट प्रतिरोध जब लिख रहे हैं तो ए और एल इन दोनों का मान कितना कितना हो गया? 1 1। तो ना तो ए पे निर्भर कर रहा है ना एल पे निर्भर कर रहा है, ना तो ए पे किया ना एल पे किया। ठीक है, तो इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध केवल किन किन पे निर्भर करता है? प्रकृति पे और ताप पे। इन दोनों पे इसलिए निर्भर नहीं करता क्योंकि जब इन दोनों का मान एक होता है तभी हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा को डिफाइन करते हैं। आप इतना लोड मत लो, जिसके साइंस नहीं है वो ये स्टेटमेंट याद रखना। ठीक है, लिखो, एग्जाम में सीधा आता है विशिष्ट प्रतिरोध किस किस पे निर्भर करता है, प्रतिरोध किस किस पे करता है। चलो लिखो। क्या क्या? वो ये नहीं है, वो भी चालकता पढ़ाएंगे उसमें आएगा, इसके बाद लिखेंगे। वापस बोलो। हाँ, विश्रांति काल। वर्ड ही समझना, पूरी लाइन बोल। विश्रांति काल के बाद क्या बोल रहा है? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। हाँ, क्या पढ़ा था? हाँ, विश्रांति काल होता है दो टक्कर के बीच में लगने वाला समय, बोल सकते हो। रेस्ट पीरियड बोलते हैं उसको। चेंज करें? कर दे चेंज।
चलो आगे लिखो। जिसको ज्यादा फिजिक्स नहीं आए वो इसका लोड मत लेना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है उसको। वो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये तो केवल सब्जेक्ट की चीज है जिसको डिटेल में समझना हो। ठीक है, ये मत लिखना। जिसको याद करना हो, एक तो वो ये याद करना विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर। दूसरा, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है और विशिष्ट प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है। ये थ्योरेटिकल बात याद रखना जिसके साइंस नहीं है। किसको? अभी बताएंगे। मोह आएगा, भी आएगा, टेंशन मत ले, लिखेंगे। हटाएं? अभी कराएंगे, अभी कराएंगे। लंबाई को 2 गुना कर दिया, क्षेत्रफल को आधा कर दिया, इस तरह का भी एक क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मतलब। नहीं होगा तो कल करा देंगे। जो पढ़ाऊंगा वो बेस्ट पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब। उस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि आपके नहीं पूछ रहे इसमें, वो वहां की चीज है, तुम्हारा दिल रखने के लिए कराऊंगा, घबराओ मत। हाँ, जो हाइपरटेंशन लाइन आती है वो। हाँ, उसके लिए कोई पर्टिकुलर नाम थोड़ी होता है। एक्चुअली 3 वायर होते हैं अपने यहाँ पे प्लग के अंदर, न्यूट्रल, फेज और लाइव वायर। इनमें से पूछ रहे हो कुछ? केबल ही बोलते हो, उसके लिए कोई ऐसा नाम नहीं है। ऑप्शन होगा तो फिर ऑप्शन बता।
क्वेश्चन बताना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। बाकी जो आप प्लग में 3 वायर लगाते हो, जो 3 पिन होता है, वहां 3 तरह की चीजें होती है, न्यूट्रल होता है, फेज होता है और लाइव वायर होता है, ठीक है। उन्हीं का कनेक्शन है वो। चलो इधर देखो, एक तरह का क्वेश्चन पे लेता हूं। एक तो बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेते हैं, लंबाई को 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा, इसको 4 गुना किया तो ये 4 गुना, लंबाई को आधा किया तो प्रतिरोध। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स करते हैं कि लंबाई को भी चेंज करते हैं और ए को भी चेंज करते हैं, थोड़ा मिक्स करके आपको एक पैटर्न बता देता हूं, अगर बनता है तो कैसे बनता है, ताकि आपको थोड़ा सा पैटर्न ध्यान रहे। हालांकि एक क्वेश्चन में नहीं पूछता न्यूमेरिकल, बट थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगी कि क्वेश्चन करना कैसे होता है। यदि एक तार जिसका जिसकी लंबाई L तथा मोटाई मोटाई को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी बोलते हैं, ए है, वह प्रतिरोध 4 ओम है। यदि तार की लंबाई को आधा व मोटाई को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, कि इसको लंबा कर दें, उसको छोटा कर दें, क्या हो जाएगा। तो एक पैटर्न में बताया तो ज्यादा लोड मत लेना, आप लोगों को नहीं पूछता ऐसा कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन के अंदर थ्योरेटिकल आते हैं। आपके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ये कौन किस पे निर्भर कर रहा है, क्या है, वो एलडीसी पैटर्न है। और मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूं कि पूछता है तो वहां कैसे पूछता है। देखो तरीका वही करना है, क्योंकि इसमें देखो मैथमेटिक्स आएगी। पहले लिखोगे फॉर्मूला R बराबर रो L बाई ए, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला था क्या। तो जैसे हमने कहा तार की लंबाई क्या है L, ये L ले ली, मोटाई A, ये A है, और इसका प्रतिरोध उसने दे दिया 4 ओम, इसका 4 ओम दे दिया। रो के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो करने का तरीका क्या होता है, ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, तार की लंबाई को आधा कर रहा है, उसी तार को आधा कर रहा है क्या। जब वो तार वही है तो मुझे बताओ रो का मान भी वही होगा क्या, क्योंकि रो किस पे निर्भर करता है, प्रकार की। तो वही तार है तो रो भी वही रहेगा, उसका रो चेंज नहीं होगा। फिर भी आपको इतना नहीं समझ में आता, लोड मत लो, आप तो दूसरी इक्वेशन बनाओ। अब वो क्या कर रहा है, तार की लंबाई को आधा। अब मुझे एक बात बताओ, जब इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा, ये जैसे R1 प्रतिरोध है, ये इक्वेशन ये हो गई। अब रो को कुछ भी नहीं बोल रहा, रो को रो रहने दो, लंबाई को आधा कर दिया, लंबाई को आधा कर दिया तो L का मान 2L होगा, L/2 होगा। तो ये जो L था वो कितना हो गया, अब L/2 हो गया, ठीक है। रो की जगह रो, लंबाई आधी हो गई तो L/2 हो गया। मोटाई को 2 गुना कर दिया, तो मोटाई A थी, A को 2 गुना कैसे लिखोगे, 2A, तो A को 2A लिख दूं, A को लिख दिया उसने 2A। इन बात में कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है ना। अब चूंकि उसने लंबाई और A दोनों बदले हैं, तो प्रतिरोध बदलेगा क्या, क्योंकि लिख के आए हो प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे मोटाई पे, और वो लंबाई मोटाई बदलेगा तो प्रतिरोध बदल जाएगा। तो ये R1 ही थोड़ी रहेगा पहले जितना, कुछ बदल जाएगा तो अपन क्या लिख देते हैं, R2 लिख देते हैं, ठीक है। चलो, या फिर इसको भी अगर स्टार्टिंग में अगर आप R1 लिखना चाहो तो R1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 इक्वेशन बन गई, इन 2 में कोई दिक्कत है क्या। तो अगर वो ऐसा क्वेश्चन दे कि तार की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, प्रतिरोध ये है, तो पहली इक्वेशन तो वही बना लो जो नॉर्मल है, रो L बाई है। अब वो बोलेगा अब लंबाई को 2 गुना कर दिया तो L को 2L लिख दो, वो बोलेगा लंबाई को आधा कर दिया तो L/2 लिख दो, लंबाई को 4 गुना कर दिया तो 4L लिख दो, ठीक है। तो लंबाई को ऐसे लिख दो। वो बोलेगा मोटाई को 2 गुना किया तो 2A लिख दो, वो बोलेगा मोटाई को 4 गुना किया तो 4A लिख दो। ऐसे आपके पास बन जाएगी 2 समीकरण, ठीक है। अब 2 समीकरण बनी तो वो बोल रहा है कि अब ये जो नया प्रतिरोध होगा R2 वो कितना होगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, R1/R2 बराबर रो L/A, रो
एल बाई ए बटा क्या हो गया, रो रो एल बाई 4 है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब 2/3/3/2 को कैसे सोल्व करते थे, पलट जाता है, आता है क्या, 2/3 तो एज इट इज, ये पलट जाएगा तो ऐसे ही करते ना, कर दो इसको भी ऐसे ही सोल्व, नहीं समझ में आया ऐसे तो बराबर, ये एज इट इज रहने दो, रो एल बाई ए, ये नीचे वाला पलटो 4 ए अपॉन रो एल, इस बात में कोई दिक्कत, तो रो तो देखो कट जाएगा क्योंकि तार वही है, प्रतिरोध वही है, एल से एल कट गया, आई से ए कट गया, तो R1/R2 बराबर कितना आया, 4/1। ठीक है, अब इसमें भी R1 का मान दे दिया उसने कितना ओम, वो देखो कि पहले कितना प्रतिरोध था 4, तो इसका मान लिख दूं 4, 4 बराबर 4/R2, तो बताओ R2 बराबर कितना, अब ये तो सोल्व करना आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये R2 इंटू 4 बराबर 4 इंटू 1, R2 बराबर 4/4 1 ओम। ठीक है, तो पहले का कितना हो जाएगा, या पहले का क्या कितना हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा, और पहले वाले का कितना गुना हो जाएगा, तो R2 बराबर अगर देखें तो 4 इंटू R2 बराबर R1 है, तो R2 बराबर क्या हो गया, R1/4। अगर वो बोले पहले का कितना हुआ, 1/4 हो गया, और ये बोले कि फाइनल आर बताओ, तो 1 ओम हो गया। समझ आया क्या कुछ, मैथ्स आई होगी देखो, बहुत कम, हर जने के नहीं आती है चीज, इसलिए न्यूमेरिकल आपको पूछा नहीं जाता 2 क्वेश्चन के अंदर, टीचर के पढ़ाने की दिक्कत नहीं, बात है कि बच्चों को इतना पढ़ाने के बाद भी उसके दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है कि अरे तो छोड़ना ही है मेरे को, ये अटेम्प्ट वही करेगा कुछ भी कर लो जो साइंस वाला है या जिसने मैथ्स पढ़ी है, आर्ट्स वाला इससे दूर दूर से राम राम करके निकल जाएगा कि सर इससे तो बढ़िया मैं थ्योरी पढ़ के वो क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा, क्योंकि पहली बात तो आपके आ नहीं रहा है वो इसी वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हर तरह का माइंड है यहाँ पे, कोई आर्ट्स वाला है, कोई कॉमर्स वाला है, कोई साइंस वाला है, तो आर्ट्स वाले को कितना भी प्रैक्टिस भी करा दो ना, तब भी उसके दिमाग में रहता है यार इतनी गुणा भाग मेरे से वहां एग्जाम में नहीं होगी, मैं तो छोड़ूंगा इसे, तो इसलिए वो आपको क्वेश्चन कैसे देते हैं, ये देते हैं विशेष प्रतिरोध निम्न में से किस पे निर्भर करता है, वो आराम से याद करके आंसर टिक लगा देगा, ऐसे आएंगे, आप पुराने पेपर्स उठाओ पटवार के आपको मिलेगा, मैं वही पैटर्न पढ़ा रहा हूं आपको, ये केवल आपकी इच्छा के लिए कि सर थोड़ा सा हमको उसका बता दिया जाए कि हमको वहां पे आएगा तो कैसे आएगा, वो इसलिए है। ठीक है, समझ आ गई बात, तो अगर R2 पूछे तो 4 इंटू R2 बराबर 4, R2 बराबर 4 अपॉन, या R2 इंटू 4 R1 इंटू 1, R2 इंटू 4 R1 इंटू 1, तो R2 बराबर R1/4, अगर R2 पूछता पहले वाले का 1/4 है, अब चूंकि R2 बराबर R1 का मान दे दिया उसने 4/4, ये 1 ओम हो जाएगा, कर लो, एक मैंने पैटर्न बता दिया, आप इस पैटर्न पे कर सकते हो अगर पूछे तो, उसी को खींच दें, उसी को खींच दें तब भी हो जाएगा, तो नहीं, वो 2 तरीके से होता है फिर केस, कि या तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए और एरिया कांस्टेंट रखा जाए, बिल्कुल, तो आप लंबाई को बदलोगे ना तो वो चीज भी बदलेगी, तो उसके लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मामला, वो करवाए एलडीसी में करवाए मैंने, दोनों कितने परसेंट वृद्धि होगी कितने परसेंट कमी होगी वो करवा रखे हैं उसमें, अब यहां पे देखो उसको कराने का तुक है नहीं, जबरदस्ती तुम 2-4 के पीछे ये सब परेशान हो जाएंगे, करवा रखा है वो उसमें, उसमें ऐसे क्वेश्चन भी करा रखे हैं, लंबाई को अगर स्ट्रेच करके 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, वो सब वहां के पैटर्न है, वो उसमें करवाए हैं सब, 300% वृद्धि होगी, 400% होगी, 200% होगी, वो भी करवाए हैं, पर वो यहाँ पे अपन करेंगे ना, यही मेरे को लग रहा है, ये समझ में आ जाए तो बड़ी बात है, इसको देख करके आदमी ठान लेता है कि ये तो छोड़ना ही है, आते नहीं टेंशन मतलब आपको इससे,
वो दो चार बारी बारी न्यूमेरिकल करा दिया ना तो उसका जीव उड़ जाएगा फिजिक्स से। वो कहेगा फिजिक्स तो मैं टच ही नहीं करूंगा। तो इसलिए उनको वो पढ़ाने दो जो उनके वहां आ रहा है, क्योंकि यहां तक तो बच्चा झेल लेता है, फिर भी उसको ये लगता है कि यार रट तो लूंगा ही सही में, कितना ही घुमा ले। पर यहां पे आते आते वो पसर जाता है, इस जगह वो पसर जाता है कि नहीं अपने वही ठीक है। पता है मुझे। कोई प्रभाव नहीं, वही रहेगा। तो इसलिए तो मैंने वो चीज तो सीधे ही लिखा दी, ताकि अगर मैं क्वेश्चन लिखा के लेंदी करा के लिखूंगा तो इसमें मैंने डायरेक्ट लिखा दिया कि रो केवल निर्भर करेगा पदार्थ की प्रकृति पे, और यहीं पे वो एक्सप्लेन किया कि पदार्थ वही है, रो वही रहेगा। तो जिसने पकड़ना था वो क्वेश्चन, वो उसको समझ में आ गई बात। वो सारा तामझाम कर देगा, लंबाई 2 गुना कर दी, चौड़ाई ये कर दी, बताओ विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा? वही रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पे, चौड़ाई पे, मोटाई पे निर्भर ही नहीं करता, काम ही खत्म है। हम्म। एलडीसी में तो क्या बच्चों की मजबूरी होती है, वो पढ़ता भी है, उसको पता 50 क्वेश्चन आएंगे। भैया टॉपिक ही दो ही हैं, इन दो को ही पढ़ना है तेरे को 30 घंटे में, प्रकाश और विद्युत। तो वो पढ़ता है कि भाई 50 क्वेश्चन कितने छोड़ूंगा मैं, वहां तो आएगा ही न्यूमेरिकली, थ्योरी भी आएगी न्यूमेरिकल भी आएगा। अब यहां वो सोचता है कि यार क्वेश्चन ही फिजिक्स से 2 बनेंगे, दोनों तो न्यूमेरिकल आएंगे नहीं, 99% दोनों थ्योरेटिकल आते हैं। तो सोचता है एक क्वेश्चन के लिए क्यों इतनी माथापोड़ी करनी है। तो हर एग्जाम का अपना अपना तरीका है। ये लिख दिया, चलो समझो आगे। अब वही समझो जो आपके काम का है, ये भी पूछते हैं जनरली थ्योरेटिकल एग्जाम में। चालकता, अब मुझे एक बात बताओ, किसी तार जिसका प्रतिरोध ज्यादा है तो उसमें धारा आसानी से बहेगी या मुश्किल से बहेगी? जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसमें धारा मुश्किल से बहेगी, मतलब उसकी चालकता कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। अभी आराम से समझ में आ रही है आपको बात, थ्योरेटिकल बात है। तो बस मुझे एक बात बताओ कि प्रतिरोध अगर बढ़ता है तो चालकता बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी, क्योंकि प्रतिरोध बढ़ा दिया, धारा प्रवाहित हो ही नहीं पाएगी, तो उसकी चालकता बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो दिमाग लगा के बताओ प्रतिरोध और चालकता में संबंध कैसा हुआ? व्युत्क्रमानुपाती हुआ। ये भी आराम से समझ में आ रहा है। तो चालकता क्या होती है? 1 प्रतिरोध होती है। अब इस बात में कोई दिक्कत थोड़ी, थ्योरेटिकल बात है, आराम से समझ में आ जाएगी। वो पूछता है इसका मात्रक, तो 1 प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक लिखो। यहां क्या होता है? ओम होता है क्या? या इसको ऊपर ले जाएं तो ओम इनवर्स होगा क्या? ओम इनवर्स को ही एक नाम दिया जाता है MHO। क्या ये आता है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन? क्या पूछेगा? मोह किसका मात्रक है? चालकता का है। मोह किसको कहा जाता है? ओम इनवर्स को ही कहा जाता है, या 1/ओम को ही कहा जाता है। ये तो कर लोगे, ये तो इजी है, ये जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है ओम तो किसका मात्रक? प्रतिरोध का। और ओम का उल्टा कर दे तो वो मोह बन जाता है, और किसका मात्रक बन जाता है? चालकता का। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? तो ये लिखाने की आवश्यकता है क्या कि प्रतिरोध का मान बढ़ने पर चालकता घटती है? क्यों लिखना है, समझ में आ जाएगा वहां से। क्लियर? चलो, ये है चालकता और ये है प्रतिरोध। ऐसे ही अगर मैं बोलूं विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट चालकता बोलूं, तो इधर देखो, चालकता प्रतिरोध का उल्टा है, तो विशिष्ट चालकता किसका उल्टा? विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है। बात समझ में आई क्या? विशिष्ट प्रतिरोध को रो कह रहे थे क्या? अरे हाँ, है ना। प्रतिरोध का उल्टा चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट विशिष्ट लगा दो इधर, इधर सिंपल सिंपल है। तो मात्रक बता सकते हो क्या इसका? विशिष्ट चालकता का मात्रक तो 1/विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक,
क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का? ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कारण इसका कि सर ओम इंटू मीटर सही नहीं क्या है, लेकिन तार तो बहुत पतले होते हैं ना, तार बहुत पतले लिए जाते हैं, पतले लिए जाते हैं तो उनको मीटर में ना लेके हम सेंटीमीटर में लेते हैं। आप कभी भी मार्केट में दुकान पे जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, वो मीटर में नहीं देगा, सेंटीमीटर में देगा आपको। क्योंकि मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर मीटर बड़ा होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तार पतले हैं तो छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर में नापी जाती है। समझ में आ गई बात? सेम वैसा ही कि सर लंबाई को तो किलोमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, फिट में भी नापते हैं। अब आप अपने स्केल से लाइन खींचते हो कॉपियों में, तो बहुत छोटी लाइनें खींचते हो, तो किलोमीटर में थोड़ी होगी, किस में होगी? सेंटीमीटर इंच में होगी। तो आपके सेंटीमीटर और इंच पे आता है वो पैमाना, किलोमीटर में नहीं आता, बहुत बड़ा है वो। समझ में आ गया? तो ओम इंटू मीटर भी हो सकता है, ओम इंटू सेंटीमीटर भी हो सकता है, पर अपन इस चैप्टर में या जब भी धारा की बात करते हैं तो सेंटीमीटर में लेते लंबाई, तो ओम इंटू सेंटीमीटर लिख दो। तो ये क्या हुआ? ओम, इसको ऊपर ले गए दोनों को, इंटू, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हुआ? ओम इनवर्स सेंटीमीटर। या इसको बताओ, इसको क्या कहते हैं? महो सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये किसके मात्रक हो गए? विशिष्ट चालकता के। आया समझ में? ये तो आना चाहिए, देखो इतना तो थ्योरेटिकल में पूछता है आपको। लिखो। बोल। देखो अलग अलग जगह अलग अलग करते हैं। चालकता को ओनली सी से भी कर देते हैं, ठीक है, उसको के से भी कर देते हैं। कप्पा मत लिखो, तुम परेशान होगे, यहां काम नहीं आएगा। केमिस्ट्री में पढ़ोगे यही तो, कैपिटल जी से लिखते हैं, सिग्मा से भी करते हैं, उसको कप्पा से या जी से करते हैं ज्यादातर, के से भी कर देते हैं बहुत बार। सब जगह अलग अलग मिलेंगे, मत फंसो उसमें, फंस जाओगे, कोई काम नहीं आएगा। दिखा? तो मात्रक याद रखना इनके, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता के, चालकता और विशिष्ट चालकता के, ठीक है। अब वापस अपने काम की बात करते हैं। आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, प्रतिरोधों का संयोजन, ये पूछता है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोध को हम लोग सर्किट के अंदर दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पढ़ें कैसे को भी? कौन कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, सीरीज और पैरेलल। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये पढ़ना, ये आप बचपन से पढ़ रहे हो, पूछा भी जाता है आपके। श्रेणी क्रम में आपने देखा होगा इस तरह का डायग्राम, याद है क्या? इसको नाम दे दिया R1 प्रतिरोध, इसको नाम दे दिया R2 प्रतिरोध। ये बैटरी है,
इसमें बताया था बड़ा सिरा जो होता है वो प्लस धनात्मक होता है, छोटा सिरा माइनस ऋणात्मक होता है। धारा इसमें ऐसे जाएगी क्या, प्लस से माइनस की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं, माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है धारा का प्रवाह। ये सारी बातें बता दी, ठीक है। और इधर आप डायग्राम कैसा दिखते थे बताओ, ऐसा पढ़ते थे क्या? ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, ये प्लस ये माइनस, धारा ऐसे चल रही है। अब आप तो पहला क्वेश्चन यहां पे ये याद करते हो, ये पढ़ते थे कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा, याद है क्या? कुल प्रतिरोध R टोटल कैसे आएगा, कैसे आता था, R1 प्लस R2 डैश डैश डैश, 3 होते तो R3 हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको कभी कभी पेपर में कि दो प्रतिरोध 10-10 ओम के हैं जो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो बताओ परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान 10 + 10 20 ओम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उधर देखो, इधर कुल प्रतिरोध कैसे निकालते थे, इधर कुल प्रतिरोध जो होता था वो 1/R टोटल ऐसे आता था, 1/R1 प्लस, पढ़ा है क्या कभी? फिर इसको सोल्व करते थे अपन एलसीएम लेके, इसका एलसीएम R1 इंटू R2 ऊपर, हालांकि R2 प्लस R1 आएगा वो, पर वो प्लस से तो ऐसे लिख देते। इससे भी क्या मिला, 1/RT मिला। अपने को तो 1/RT थोड़ी चाहिए, अपने को तो RT चाहिए, R1 इंटू इस 1/R से R कैसे आएगा, उल्टा करने पे। समझ आया क्या? कौन सा कैसे है, R1 प्लस R2 कहां से आया मतलब? अच्छा, आप तेरे को डेरिवेशन बताया इसकी यहाँ कि कैसे आता है, ओम के नियम से आता है। नहीं आएगा तेरे ओम का नियम से डेरिवेशन कैसे करना है, डेरिवेशन कैसे करना है ये थोड़ी पूछेगा तेरे को, किस में पूछता है ये बता, कौन से पेपर में आएगा इसका डेरिवेशन करके बताओ, मूर्खों के जैसे करते हो। क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल भी एलडीसी में भी बनता है तो ये बनता है कि परिपथ देगा और वो बोलेगा कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करो। ये फॉर्मूला कैसा है ये थोड़ी पूछेगा वो, ये कैसे पूछेगा तुमसे? क्वेश्चन ही करवाने मेरे को क्वेश्चन ही करवाने पढ़ेंगे ये कि क्वेश्चन क्या हो रहे हैं। तू नहीं, सबको करने हैं, तेरे को तो आते हैं, तो तू अलग से पूछ लेना, क्योंकि यहां पे V बराबर IR लगाना है। फिर आप कहते हो कि इसके अंदर श्रेणी क्रम के अंदर क्या समान होता है, धारा समान होती है, I कांस्टेंट है, ठीक है, I बराबर V/R होता है, ठीक है। ये इसके लिए अगर लिखेंगे V1/R1, या ऐसे मत करो, पर पहले इसके लिए फिर ओम का नियम समझाना पड़ेगा मुझे तुम्हें। ओम का नियम अभी समझाया नहीं, ओम का नियम आगे, ओम का नियम समझाने के लिए पहले वोल्टेज समझाना पड़ेगा। वोल्टेज नहीं पता है अभी तक, वोल्टेज क्या होता है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य। तो थोड़ा सा या तो पेशेंस रखो। ये लोग है ना, इसको भी छोड़ देंगे अगर वो मैं पढ़ाने लग जाऊं कचरा। अभी इनके दिमाग में ये तो सेट है कि मुझे श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध पूछेगा तो मुझे सीधा R1 प्लस R2 करना है। मैं क्वेश्चन कर आऊंगा कि 10 + 10 करके 20 टोटल प्रतिरोध निकाल दूंगा, और यहां 10 ओम और 10 ओम को दो समांतर क्रम में जोड़ेगा तो मैं समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध इससे निकाल दूंगा। तो पहले इनसे वो क्वेश्चन तो कराए जो इनके होंगे, मैं उल्टा सुल्टा वो सारा पढ़ा जाऊंगा, वो तेरे पल्ले पड़ेगा और 2-4 के पल्ले पड़ेगा, वो कहेंगे हमारे मतलब ही नहीं है इसका। तो अलग से पूछ लियो, मैं बता दूंगा, टेंशन मत ले। और डेरिवेशन तो वैसे भी कहीं नहीं पूछता, आता तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही है। हाँ, ये इसमें कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला 1/RT बराबर 1/R1 + 1। आप ये देखो, इधर देखो, इधर फॉर्मूला क्या याद करना है, चाल बराबर क्या होता है, चाल का फॉर्मूला
दूरी बटा समय याद है, रट रखा है ना। तो जैसे चाल का फॉर्मूला दूरी बटा समय याद कर रखा है, वैसे ही श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला है R1 प्लस R2। ठीक है, जैसे श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 निकालने का फॉर्मूला है, वैसे ही समांतर क्रम में फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, पर इससे क्या मिलेगा, 1/R मिलेगा, अपने को R चाहिए। तो अब R कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम लेंगे अपन। R1 R2 का एलसीएम R1 R2 है, ऊपर क्या है R1 प्लस R2 है। ठीक है, अभी भी 1/R मिला, मेरे को R चाहिए, तो R कैसे निकालूंगा, पलट करके। पलटो इसको, क्योंकि पलटूंगा तो ये भी 1/R/1 हो जाएगा ना, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं। इसको पलटो। अब आपको कैसे क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछता है न्यूमेरिकल तो, कि 10-10 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ रखे हैं, कुल प्रतिरोध का मान बताओ। तो श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 करना है, 10 प्लस 10 20 करना है। 10-10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ रखे हैं, कुल प्रतिरोध का मान बताओ। तो सीधा इससे निकालो, 10 इंटू 10 100 अपॉन 10 प्लस 10 20, 100 बटा 20। आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा जो आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरे को अभी वही कराना है कि आपसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करवाना है। ना चाहते हुए भी आप एक बार कोशिश करो कि मेरे को ये फॉर्मूला याद रहेगा तो मेरे से क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मैं वो सारी तामझाम सब समझा दूंगा तो ये भी रह जाएगा, बच्चा के नहीं चाहिए सर हमें। ठीक है, अब वो कितना भी क्वेश्चन चेंज करे, वो बोलेगा कि यहां पे 2 ओम है और यहां भी 2 ओम है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, कुल प्रतिरोध बताओ 4 ओम। 2 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा, कुल प्रतिरोध बताओ। बताओ क्या आएगा, 2 इंटू 2 2 प्लस 2 कितना आया, 1 ओम आया। ये समझाना है, ये पूछा जाता है आपको। ठीक है, ये आ गया ना। और दूसरी बात समझो जो यहां से पूछते हैं, ढंग से सुनना इसी एग्जाम्पल से। अच्छा एक बात तो ये ध्यान रखना, यहां पे ये धारा आएगी आई, तो जितनी धारा यहां आएगी उतनी इसमें भी जाएगी। तो इसमें धारा जो होती है वो नियत रहती है, जितनी धारा इसमें जा रही है उतनी इसमें जा रही है ना। धारा क्या रहती है, कांस्टेंट। विभव अलग अलग होता है, भिन्न होता है। विभव क्या है अभी टेंशन मतलब आगे पढ़ाऊंगा, विभव को बोलते हैं पोटेंशियल। इधर देखो, इधर से धारा आएगी तो यहां की धारा 2 में बटेगी, तो इसमें अलग जाएगी धारा, इसमें अलग जाएगी, मतलब इसमें धारा जो होती है वो परिवर्तित होती है, यानी भिन्न भिन्न होती है। और विभव जो होता है वो समान होता है। विभव क्या मैं समझाऊंगा, टेंशन मतलब एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य होता है विभव। तो अभी नहीं आया, इसलिए मैं वो चीज नहीं समझा पा रहा तुम्हें, इसलिए अभी ओम का नियम भी नहीं समझा पा रहा, क्योंकि ओम का नियम V बराबर आई आर है। पहले आर तो समझ में आए, ये आर है, फिर मैं समझाऊंगा पहले V, फिर आएगा ओम का नियम, फिर ओम के नियम से आती है इनकी डेरिवेशन। तो बहुत लंबी खिचड़ी है, तुम्हारे काम काम की मैं बता रहा हूं, इसमें क्या याद रखनी है, धारा भिन्न विभव समान। ठीक है, ये आपको कैसे पूछा जा सकता है कि श्रेणी क्रम के लिए कौन सा कथन सत्य है। श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत रहता है, विभव का मान अलग अलग होता है। समांतर क्रम में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, विभव का मान समान होता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट अगर पूछें तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर सको। अब आपको इस जगह से और क्या पूछता है वो सुनो। आपको ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम्स में, दिमाग लगाओ, कि कुल प्रतिरोध अधिकतम श्रेणी क्रम में मिलेगा या समांतर क्रम में। थोड़ा सा अक्कल लगा के बता सकते हैं अपन, इसमें डायरेक्ट जुड़ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई होकर के उसका डिवाइड भी हो रहा है, तो कुछ डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इतना दिमाग नहीं चले तो वैल्यू रखो। अभी बताया था 10-10 ओम के दो प्रतिरोध है, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध 20, और 10-10 को अगर मैंने समांतर में जोड़ा था तो आंसर 5। यहां 20 आया उन्हीं 10-10 ओम से, वहां पे उन्हीं 10-10 ओम से 5 आया। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होता है, इसमें समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। यह बात समझ में आई क्या, इसमें कुल प्रतिरोध का मान, इसमें कुल प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। इसमें कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है, मिनिमम, न्यूनतम होता है। ये लाइन क्लियर है, बोलो। अब देखो यहीं से क्वेश्चन क्या पूछता है, ये आपका घर है, घर में 10 ट्यूबलाइट लगी हुई है, ठीक है। अगर घर के सारे उपकरण, पंखे, टीवी, फ्रिज, एसी,
हमने जोड़ दिए श्रेणी क्रम में, ठीक है। जैसे ये है एसी, फैन, टीवी, कूलर, बहुत सारे यंत्र हैं। सभी यंत्रों में क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब आपने सबको किस में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में। इधर से धारा निकली, आई, धारा यहां जाएगी, तो इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम? श्रेणी क्रम में तो बहुत अधिकतम होता है, प्रतिरोध इतना अधिक हो जाएगा लास्ट तक धारा जाएगी नहीं बेचारी, बंद हो जाएगी। तो हम लोग घरेलू उपकरण क्या श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ के हम किस में जोड़ते हैं? समांतर में। समांतर में कुल प्रतिरोध का मान होता है न्यूनतम। धारा, अगर प्रतिरोध का मान न्यूनतम होगा तो धारा का मान अधिकतम होगा, क्योंकि बताया प्रतिरोध और धारा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हम घरेलू उपकरण कौन से क्रम में जोड़ेंगे? समांतर। ये आप बचपन से लाइन रटते हो कि घरेलू उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, उसका कारण यह है। समझ में आया? तो इसमें कुल प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है, इसमें कुल प्रतिरोध का मान न्यूनतम होता है। अतः घरेलू उपकरण कौन से क्रम में? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ये आपको आता है एग्जाम में क्वेश्चन। घरेलू उपकरण कौन से क्रम में जोड़ोगे? लॉजिक समझ में आया? क्योंकि समांतर में कुल प्रतिरोध क्या होता है? न्यूनतम होता है। अब सेम चीज अगर आपने घरेलू उपकरण श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, वही सेम क्वेश्चन यूज करते हैं। एसी, टीवी, फैन, कूलर सब जोड़ दिए, और एक आपने इनको जोड़ा कौन से क्रम में? समांतर में। एसी, टीवी, फैन, कूलर, ऐसे। अब इधर से धारा आई, आई, मेरे को एसी बंद करना है, मैंने यहां से बंद कर दिया एसी का स्विच, क्या बंद होगा? सारे बंद होगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो एक जगह धारा रुक गई तो आगे भी रुक जाएगी, तो ये तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि एक स्विच बंद करते पूरा घर बंद हो जाता है, केवल पंखा ही बंद होगा, टीवी बंद करोगे तो टीवी होगी। तो अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते तो एक दूसरी बड़ी दिक्कत ये आती, आप एक स्विच बंद करते पूरे परिपथ में धारा बंद हो जाती। तो इससे बचने के लिए हम कहते हैं भाई श्रेणी क्रम में हम नहीं जोड़ेंगे, किस में जोड़ें? समांतर। अब एसी को बंद करना है तो यहां का स्विच बंद कर दो, तो धारा तो यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, सब जगह जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? तो इन सब कारणों की वजह से घरेलू उपकरण किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ताकि जिसको बंद करना है वही बंद हो, सब चीजें बंद नहीं हो। लेकिन अक्कल लगाओ, अगर आपने कटआउट जो लगा हुआ है मीटर में, कटआउट जानते हो ना, चीनी मिट्टी का, वो निकाल दिया तो कहां की धारा बंद होती है? सब जगह की। मतलब वो कौन से क्रम में? यही दूसरा क्वेश्चन है कि मीटर कौन से क्रम में जुड़ा रहता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज किस क्रम में जुड़ा होता है? क्योंकि जहां एक बंद किया सब कुछ बंद हो जाएगा। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है। नोट कि फ्यूज व मीटर कौन से क्रम में रखते हैं? श्रेणी क्रम में रखते हैं। ये है आपके लेवल की चीजें, थ्योरेटिकल पूछेगा, फैक्चुअल बात। आगे के बात समझे? तो इनको तो करोगे अटेम्प्ट, ये करने हैं, ये तो होने चाहिए आपसे, इस तरह के पूछे जाते हैं। तो घरेलू उपकरण तो समांतर में, और फ्यूज और मीटर श्रेणी। इतनी बात क्लियर? इसी का एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछता हूं प्रीवियस पेपर्स में जो पूछा है, ढंग से सुनना। वो भी इजी क्वेश्चन है, ढंग से समझना। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है उसमें, मैथमेटिक्स तो कुछ भी नहीं है, ऐसी दिमाग वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला है रटने वाला। यदि n समान प्रतिरोध, यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं, तो कुल प्रतिरोध R टोटल, यदि n समान प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं, तो कुल प्रतिरोध R टोटल। इधर देखो बोर्ड पे, n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, मतलब बहुत सारे समान प्रतिरोध, मतलब 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, कितनी बार जोड़ दिया? 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, 5 बार जोड़ दिए। कुल प्रतिरोध का मान बताओ। 50। कैसे निकाला? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। या तो ऐसे कर दो, या n इंटू R कर दो। n का मतलब संख्या, कितने प्रतिरोध जोड़े, कितने जोड़े थे?
5। आर प्रतिरोध का मान कितना था, कितना आया आंसर, आगे क्या 50। तो उसी का एक शॉर्ट फॉर्म ये रहा, लेकिन ये केवल कब लगेगा, जब प्रतिरोधों के मान समान हो। समझ में आ गया। अब मैं अगर बोलूं कि मैंने जो ये प्रतिरोध है इससे प्रतिरोध जोड़ दिए 8 बार और उनका मान है 10 10 10 10 10, तो एक तरीका तो यहां से कुल प्रतिरोध निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस आर 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 8, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, कितना आ जाएगा टोटल 80। या फिर मैं इससे निकाल दूं, कितनी बार जोड़े 8 बार, कौन सा प्रतिरोध जोड़ा 10 ओम का, 8 इंटू 10 80। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, समान होने चाहिए, वो सब समान थे इसलिए सब जगह 10 लिख दिया। अब सर अलग अलग पूछ लेते तो एक 10 ओम का, एक 20 ओम का, एक 30 ओम का जोड़ दिया तो ये काम करेगा नहीं, क्योंकि फिर आर की जगह 10 लिखोगे, 20 लिखोगे, 30 लिखोगे, तो फिर क्या काम करेगा, 10 प्लस 20 प्लस 30, टोटल प्रतिरोध मिल गया। आगे लॉजिक समझ में, इस तरह का आया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। इधर अब सोचो, इधर टोटल प्रतिरोध अगर ऐसा है तो निकाला जाता है आर बट्टा एन से। ये दो फॉर्मूले छाप लेना दिमाग में, ये आता है एन इंटू आर, वो आता है आर बट्टा एन। कैसे देखो फायदा, वापस 10 ओम के दो प्रतिरोध जोड़े थे तो कुल प्रतिरोध निकालना था, कैसे निकाल रहे थे, 1/10 प्लस 1/10, फिर नीचे एलसीएम आया 10 इंटू 10, ऊपर आया 10 प्लस 10 या 1 प्लस 1, 1/R निकालना है, एक प्रतिरोध 10 का, दूसरा प्रतिरोध भी 10 का, 1/R बराबर एलसीएम 10, 10 में 10 का भाग दिया एक बार, 1 इंटू 1 1, 10 में 10 का भाग दिया 1, 1 इंटू 1 1, 2 बटा, ये तो 1/R है ना, आर कैसे आएगा, तो यही तो आप कर रहे हो, 10 इंटू 10 100, 10 प्लस 10 20, 100 बटा 20 5। थोड़ा लंबा हो गया ना क्वेश्चन, और वो तो डाटा इजी है, तब भी आप इतना दिमाग लगा रहे हो, क्यों लगाना है, समान प्रतिरोध है ना, और समांतर क्रम में जोड़ा है, ट्रिक क्या है, आर बटा एन। कौन सा प्रतिरोध जोड़ा था 10 ओम का, कितनी बार जोड़ा था, 2 बार, 10 बटा 2 आ गया आज 5 ओम। समझ में आया। लेकिन ये फायदे कभी करेंगे, समान हो। अगर पूछता सर एक 10 ओम का प्रतिरोध है, एक 10 ओम का प्रतिरोध है और एक 20 ओम का प्रतिरोध है, तब ये फॉर्मूला लगेगा क्या, नहीं लगेगा भाई, क्योंकि आर रखोगे कौन सा, 10 रखोगे या 20 रखोगे, पहले तो आर क्यों रख देते 10 10 10, क्योंकि सभी 10 थे। अब एक 10 का और एक 20 का है तो फिर क्या करोगे, ये रहा 10 इंटू 20 अपॉन 10 प्लस 20, सीधा आंसर आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया। इसी का फायदा मिलेगा जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, कि 10 10 ओम के प्रतिरोध 5 बार जोड़ दिए, तो यहां से तो कैसे करोगे, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, फिर सबका एलसीएम आएगा, ठीक है, फिर उसको पलटोगे, सीधा वहां से करो ना, कि 10 ओम कितनी बार जोड़ दिए, 5 बार, आंसर बोलो 2। समझ आ गया। ये सीधा आया हुआ है क्वेश्चन, कि यदि n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो कुल प्रतिरोध होता है n इंटू आर, और समांतर क्रम में होता है आर बटा एन। लॉजिक समझ में आ गया। अब आप ये तो रट लोगे n इंटू आर और आर बटा एन, एग्जाम आते थे ये भूल जाओगे किस में तो n इंटू आर था, किस में आर बटा एन था। तो आपको दिमाग लगाना है, अंधाधुन नहीं रटना। दिमाग कैसे लगाना है, अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होता था या समांतर में, श्रेणी क्रम में, और वैल्यू अधिकतम तब होगी जब n का मल्टीप्लाई होगा या भाग, मल्टीप्लाई होगा तब अधिकतम होगा, इसलिए श्रेणी क्रम में n इंटू आर करना है। और इसमें न्यूनतम मिलता था, ये कहां भाग गया, न्यूनतम मिलता था, न्यूनतम कब मिलेगा, जब n का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब इतना तो बेसिक पता होना चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, कि भाग देते हैं तो वैल्यू छोटी मिलेगी, गुणा करेंगे तो वैल्यू बड़ी मिलेगी, तो इसमें गुणा करिए आना, उसमें भाग करिए आना। आया समझ में। ये है आप लोगों का लेवल जो आपको यहां पूछता है, करो इसको सोल्व, क्योंकि आपको तो पढ़ाने की इतनी सारी चीजें हैं इसमें, तो एक्स्ट्रा तो लास्ट में देखेंगे अपन, पर ये समझो। हाँ आज नहीं होगी टेंशन, मतलब कल पढ़ लेंगे। हाँ नहीं नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपके काम लायक तो आज ही हो जाएगा वैसे, जितना पूछ रहा है उस हिसाब से। कल तो 2 घंटे ये कि आपके जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए सोच रहा हूँ 1 दिन और एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, जो तुम्हारे चेहरे लटक गए थोड़े से खुश हो जाएंगे।
बाकी आपके लायक तो इतना ही है ये चीजें, थोड़ा सा इसमें और पढ़ेंगे अपन अभी। टेंशन मतलब मैं आपको आपकी जरूरत से ज्यादा पढ़ा रहा हूं यहाँ, ऐसा मत सोचो। पर वही मेरी बात समझो, पूरी एलडीसी में यहाँ नहीं पढ़ा सकता, तो समझा करो उस चीज को। और इतना भी एक्स्ट्रा केवल इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हो उनको नुकसान नहीं हो, उनको दूसरों से तो फायदा ही रहे कि दूसरों ने जितना पढ़ा है उनसे ज्यादा हमने पढ़ी ये चीजें, और अच्छी चीजें पढ़ी है। ठीक है, घबराओ मत, पढ़ाएंगे तुम्हें। तो तुम चाहते हो कि बिल्कुल नीचे ही छोड़ दे तुम्हें वहीं? नहीं नहीं, देखो जितना मिलता है ना उसकी वैल्यू करो, उसकी वैल्यू करो। उसकी वैल्यू तुम कर नहीं रहे हो एक्चुअली, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूं ना, जितनी तुम्हें 10 चाहिए ना, मैं तुम्हें 12 13 14 तक पढ़ा रहा हूं, तुम घबराओ मत। लेकिन 10 की 20 नहीं कर सकते ना, बात वो है। वो वाली चीज होती है, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। या तो तुम मुझे ये कह देते स्टार्टिंग के सर आप तो जो एलडीसी में 2 टॉपिक है प्रकाश और विद्युत वो पढ़ा दो, मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा देता यहाँ। लेकिन तुम्हें फिर एक्स्ट्रा भी पढ़ने की सर इसमें तो और भी कुछ आ सकता है, फिर मेरे को वहां पे एक्स्ट्रा भी पढ़ाने थे तुम्हें। तो देखो तेल तो तिलों में से निकलता है। तुम चाहो तेल में तेल भी मिल जाए, तिल भी नहीं पिसे, मेरे को तिल भी पूरे मिल जाए, तेल भी पूरा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, हर चीज प्रैक्टिकली चलती है दुनिया में। तुम केवल तुम्हारे हिसाब से सोच रहे हो। यही बेच जब एलडीसी में पढ़ाते हैं तो एलडीसी में बच्चा कहता है सर बहुत सारा पढ़ा दिया आपने, उसको वो भी बहुत सारा लगता है एक्स्ट्रा भी। क्यों? क्योंकि उसको 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं पूरे 30 घंटे तक। तो वो सोचता है सर इतना डिटेल क्यों जा रहे हो? तो वहां डिमांड है उस चीज की। और जहां डिमांड होती है वहां सप्लाई होती है। चलो जिनको ज्यादा पढ़ने की इच्छा है वो केवल ईमानदारी से ये बात बताओ कि पटवार में जितना पढ़ाया जाना चाहिए उतना तो पढ़ा रहा हूं ना मैं, उससे तो ज्यादा ही पढ़ा रहा हूं ना। ठीक है, बस तुम्हारी इच्छा ये है कि थोड़ा सा सर वो भी और अच्छा करवाएंगे एलडीसी वाला टॉपिक तो और हमें अच्छा रहेगा। पटवार वाले के हिसाब से तो कम नहीं लग रहा है ना, उसके हिसाब से सफिशियंट है ना। बस ये बात बस आप ध्यान रखना कि हाँ जो आप करने आए वो तो आपको पूरा या उससे ज्यादा ही मिल रहा है। अब वो तो ये है ठीक है कि अपने पास टाइम कितना है, अपन उस टाइप से कुछ एक्स्ट्रा भी बातें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करूं इसको? उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सर हमको ऐसा लगा कि सर हमके और पढ़ना चाहिए था, ऐसा तो नहीं है ना। जितना आपके बंटवार है उसमें तो ज्यादा ही पढ़ाया है मैंने चीजें। हाँ, बोल 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 बोल। अब तेरे को क्वेश्चन तभी बताऊंगा जब तू ये बात बोलेगा। क्या? चेंज करूं इसको? बता। ज्यादा ही हो गई इससे। लिख लिया? हटाएं? चलो इधर सुनो। एक इसने क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर बता रहा हूं।
आप सुनो तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल बैठो 2 मिनट बस। इधर देख, कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। ये V वोल्टेज की बैटरी लगा रखी है, ठीक है। विभव सब में सेम होता है, अलग अलग होता है? यहां अलग अलग होता है। इस पे विभव निकालूं, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। विभव सब में अलग अलग है ना? क्यों? क्योंकि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये प्रतिरोध अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये V1 V2 V3 अलग अलग होंगे। कुल प्रतिरोध, कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V बराबर आई आर होता है, बराबर V1 का मान बोल IR1, V2 का बोल, V3 का बोल, ठीक है। आई सेम होती है क्या? ये ले, कॉमन लेके काट देता हूं, वैसे समझ आ गया होगा। आर टोटल कितना आएगा? ऐसे आता है श्रेणी क्रम में, पर ये काम नहीं आएगा तुम्हारे, इस पे लोड भी मत ले। वही याद रख, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है भाई, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कल अपन आगे पढ़ेंगे।